हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप लोगों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो में देखा कि मैंने वो एक स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जो कि हमारे क्लासरूम में था। अगर कुछ मुझसे गलतियाँ भी हुई तो उसके लिए मैं तो मज़ीद प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ताकि मैं गलतियों को ओवरकम कर सकूँ और आप लोगों को एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, जो कि बुक से ही लिया गया है। लेकिन इस पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होती हैं। हमने कहा था कि चार्ज बेसिकली हमारे पास एक किसी भी बॉडी की करेक्टरिस्टिक होती हैं जिसकी वजह से वो किसी भी स्पेसिफिक बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज की डेफिनेशन थी। फिर हम लोगों ने कहा था कि एक्सप्लेनेशन में उसकी कि लाइक चार्जेस ऑलवेज़ रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज़ अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हमने कहा कि इसकी दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन में हमने कहा कि चार्जेस प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, और इक्वेशन हमारे पास बनी थी क्वांटाइजेशन की Q इज़ इक्वल टू NE, जो कि हमारे लिए यूज़ होती है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए कि एक बॉडी पर कितनी कूलम चार्ज है, दूसरे बॉडी पर कितना कूलम चार्ज है, वो हमारे पास क्वांटाइजेशन में आ जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड जो हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसमें हमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन में हमने यही कहा था कि कंजर्वेशन हमारे पास ये होती है कि हम चार्ज को ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी। ये हमारे कल के टॉपिक्स थे। कल का टॉपिक था चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आज हम न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी वाज फर्स्ट मेड बाय कूलम इन 1936 टू 1805। अब ये टाइम एरा दिया हुआ है कूलम्स का, लाइफ टाइम एरा के वो कितने टाइम तक मतलब कि वो ज़िंदा रहा एंड ऑल दैट। तो उसने इस एरा के दरमियान बहुत सी इन्वेंशंस की, जिसमें से एक उसने कूलम्स लॉ डिस्कवर किया जिस पर उसने कहा कि द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड बाय कूलम। तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज़ के दरमियान में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया किसका, फोर्स का, और डिफरेंट उसने बताया कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ही कैरिड आउट सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस यूजिंग एन apparatus नोन एज टॉर्जन बैलेंस। सबसे पहले कूलम ने एक हमारे पास एपरेटस यूज़ किया जिसको हम कहते हैं टॉर्जन बैलेंस, जिसकी मदद से उसने ये फाइंड आउट किया कि किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो किन बेसिस के ऊपर जज की जाती है, यानी किन चीज़ों की वजह से वो इंक्रीज़ होती है और किन चीज़ों की वजह से वो डिक्रीज़ होती है। आगे मज़ीद उसने कहा कि कूलम लॉ एक्सप्रेसेस हिज एक्सपेरिमेंटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ नोन एज कूलम्स लॉ। कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर जो डेटा निकाला उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में उसने बिल्ड किया और उसने फिर हमारे सामने पेश किया, जो कि सबसे पहले एक थ्योरी की सबसे पहले एक हाइपोथेसिस होती है, फिर एक जो पूरा प्रोसेस होता है लॉ बनने में, क्या हाइपोथेसिस फिर थ्योरी एंड फिर लॉ बनता है। तो वो सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास एक कन्फाइंड एक फुल रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, वो एक लॉ की सूरत में आया जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। ये क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of distances between them। तो उसने हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से, जो कि उसने टॉर्जन बैलेंस यूज़ करके फाइंड आउट किया था, उसने क्या हम लोगों को कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान में, अब अगर हम दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं तो वो दो पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है और नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए उसने कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, दोनों की एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है, जैसे हमारे पास पहला चार्ज है Q1, यहाँ पर एग्जांपल में उसने कहा है जैसे कि पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अब हमारे पास दो चार्जेस हैं। अब जो Q1 है
उसका मैग्नीट्यूड है, लेट कंसीडर हमारे पास 5 कूलम, और Q2 जो है उसका भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है 5 कूलम। तो दोनों 5 कूलम के हमारे पास मैग्नीट्यूड की दो चार्जेस हैं। तो जो फोर्स लगेगी, आइदर फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन द सेकंड और द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन द फर्स्ट, ये हमारे पास किसके बराबर होगी? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बराबर में। यानी अगर 5 × 5 25 हो गया, तो हमारे पास 25 न्यूटन 25 कूलम जो है हमारे पास दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड आया है। तो इतनी फोर्स चाहिए हो अगर हम लोग फर्स्ट चार्ज लगा रहा है फोर्स सेकंड चार्ज पर, और सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज से छोटा है, यानी लेट कंसीडर फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है 10 कूलम और सेकंड चार्ज का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो 5 कूलम है। तो जो फर्स्ट चार्ज है वो 2 टाइम्स है सेकंड चार्ज के। तो हम कह सकते हैं कि अगर Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पर, तो वो फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू Q1। सिमिलरली अगर हम एज़ कम्पेयर टू Q2, अगर हम Q2 की बात करें, Q2 अगर हमारे पास 5 कूलम है, Q1 हमारे पास 10 कूलम है और Q2 फोर्स लगाता है Q1 पर, तो Q2 के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा Q1 पर फोर्स लगाना, क्योंकि ये 5 कूलम का है और ये 10 कूलम का है। हम जनरली एक बात करते हैं कि इस एग्जांपल को हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल से कंसिडर करते हैं कि अगर हम कंसिडर करते हैं ट्रक और साइकिल को, अगर ट्रक साइकिल को हिट करता है एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, तो क्या होता है कि ट्रक का सरफेस एरिया बड़ा है, ठीक है, ट्रक का मैग्नीट्यूड जब एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड से वो साइकिल को हिट करेगा, तो साइकिल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वो उसको हिट करेगा। सिमिलरली अगर एक साइकिल ट्रक को हिट करती है तो साइकिल को ही नुकसान होगा, ट्रक पर कोई असर नहीं होगा। तो हम इजीली कहते हैं कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से बड़ा है, तो अगर बड़ा चार्ज छोटे चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो वो इजीली डिस्प्लेस होगा, जबकि अगर एक छोटा चार्ज बड़े चार्ज पर लगाएगा तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उस चार्ज को मूव करने में। तो यही बात कूलम ने कही कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के, वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। इसी तरह उसने कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², कि अब फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन है R² के साथ। अब अगर हम देखें दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, अगर हम दो चार्जेस ले रहे हैं Q1 और Q2, अगर इनको हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, जैसे 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, ठीक है, तो 5 मीटर के डिस्टेंस पर जो फोर्स लगेगी वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू 10 मीटर्स की। वो क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रख रहे हैं इसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के पास, ठीक है, और तो अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी। वो क्यों होगा? क्योंकि जब हमारे पास डिस्टेंस कम होगा तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो अगर एक चार्ज 10 कूलम का है और दूसरा चार्ज 5 कूलम का है, तो 5 कूलम चार्ज अगर 10 कूलम चार्ज के करीब आना चाह रहा है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो 10 कूलम के पास आए। क्योंकि अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो 10 कूलम चार्ज की रिपल्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 5 कूलम चार्ज की, जिसकी वजह से 5 कूलम चार्ज को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो 10 कूलम चार्ज के पास जा सके। तो हम कह सकते हैं कि अगर रेडियस कम होगा दो बॉडीज़ के दरमियान में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी। अगर हम कहते हैं कि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दो बॉडीज़ की दूर है, ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक दूर हम लोगों ने उनको काफ़ी दूर एक दूसरे से प्लेस किया 50 मीटर्स के फासले पर, तो अगर तब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएंगे तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जब हमारे पास डिस्टेंस कम होगा। या इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक अट्रैक्शन लें, दो मैग्नेट्स ले लें, एक बड़ा मैग्नेट लें, एक छोटा मैग्नेट लें, अगर एक बड़े मैग्नेट और या दोनों इक्वल साइज़ के ले लेते हैं, तो अगर हम उन दोनों को एक करीब लाते हैं तो क्या होता है कि ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल हो जाएगा। तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एकदम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और वो दोनों एक दूसरे पर स्टिक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं मैग्नेट्स को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ दूर रखें तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इतनी उनको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस उनके दरमियान होगा, उनको वो कवर करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर वो इस रेंज में आएंगे कि वो अट्रैक्ट हों या रिपेल हों। तो सिमिलर केस हमारे पास चार्जेस के पास भी होते हैं। जिस तरह मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि उनको पुश करती है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दो बॉडीज़ की आपस में करीब होंगी तो एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो आएगा। तो हम कहते हैं कि पहली इक्वेशन हम लोगों ने से ये निकाली कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के।
सेकंड हमने निकाली कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा R स्क्वायर के। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास कंबाइनिंग इक्वेशन ये आएगी। आप देखें क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड F सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जब लेफ़्ट हैंड साइड सेम होगी तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो हम लोगों ने इसलिए F को एक टाइम लिखा और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, कंपैरिजन के बाद हमारे पास आया Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी रिमूव होता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट नीडेड होता है कि हम एक कांस्टेंट के ज़रिए से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या आया, K। तो हम K को कह सकते हैं इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड इन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अब इस K की जो वैल्यू है ये हमारे पास डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, मतलब कि हम यूनिट्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं चार्जेस के लिए और रेडियस के लिए, एंड द मीडियम बिटवीन दीज चार्जेस, और मीडियम के दरमियान, यानी अगर ये दो चार्जेस हैं इसके दरमियान हमने मीडियम रखा है, एयर या वैक्यूम रखा है, या फिर हम लोगों ने ग्लास या मीका शीट यूज़ की है, तो उन मीडियम्स की वजह से इस K की वैल्यू पर डिफरेंट अफेक्ट्स होते हैं। यानी ये K की जो वैल्यू है वो इन मीडियम्स पर डिपेंडेंट होती है। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर दो चार्जेस लिए थे जैसे Q1 और Q2, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, तो हमने कहा रेडियस भी हम लोगों ने इसीलिए लिया क्योंकि पहला रेडियस हमारे पास था फ्रॉम Q1 टू Q2। जिस तरह देखें हम यहाँ पर बात करते हैं, पहला डिस्टेंस जो था हमारे पास रेडियस जो था वो R12 था, और यहाँ पर एक सेकेंड रेडियस आता है जिसको हम कहते हैं R21। तो दो रेडियस थे जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको स्क्वायर ऑफ रेडियस लिया है। सिमिलरली कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एज्यूम्ड टू बी द पॉइंट्स और लोकलाइज्ड चार्जेस प्रोवाइडेड द साइज ऑफ बॉडीज कैरिंग द चार्ज इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज़ को हम लोगों ने क्या किया है कि मतलब कि हम लोगों ने उनकी जो साइज़ हैं उन चार्जेस की उनको स्मॉल लिया है और उनके दरमियान और उन एज़ कम्पेयर टू देयर डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम दो बॉडीज़ ले रहे हैं स्मॉलर मैग्नीट्यूड की, तो अगर हम लार्जर मैग्नीट्यूड की लेते तो क्या होता है कि हम लोगों को मतलब उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होती, तो इसलिए हम लोगों ने स्मॉल लिए हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो ताकि हम इजीली समझ सकें कि अगर दो स्मॉलर मैग्नीट्यूड्स की बॉडीज़ होंगी उनको हम करीब लाएंगे तो उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा, और अगर दूर जाएंगी तो क्या अफेक्ट होगा। बड़ी बॉडीज़ का ये होता है कि उनको करीब लाने के लिए या दूर ले जाने के लिए हमें अगर करीब ला रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स चाहिए होगी क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हैं, और अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन है तो तब हम उस पर फोर्स डिपेंड करती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्मॉल लिए हैं। और डिस्टेंस हम लोगों ने मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने बॉडीज़ के बॉडीज़ जो चार्ज कैरी कर रही हैं उनके डिस्टेंस हमने ज़्यादा रखे हैं एज़ कम्पेयर टू देयर साइज़, हमने साइज़ स्मॉल रखे हैं और डिस्टेंस ज़्यादा रखे हैं। अब कहते हैं इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी यूज़ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब यूनिट वेक्टर क्यों यूज़ होता है? यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है कि मतलब यूनिट वेक्टर हमारे पास बेसिकली शो होता है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, अगर हम यूनिट वेक्टर जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है हमारे पास कि यूज्ड फॉर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पर यूज़ हुआ है R12, उसके ऊपर एक कैप लाइक शेप है। इस कैप लाइक शेप को हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो पॉइंटिंग द चार्ज Q1 टूवर्ड्स Q2 विच इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस हैं और दो तरह की रेडियस हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया एक नेगेटिव चार्ज लिया है तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनेगी वो हम लोग दो तरह की ले सकते हैं। हम ले सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज, या हम ले सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। ठीक है, हम ये चीज़ ले सकते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज। अगर हम देखो अगर सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है जैसे कि यहाँ पर अब ये हमारे पास क्या है Q2 चार्ज है और ये हमारे पास क्या है Q1 चार्ज। अगर Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा Q1 चार्ज पर तो Q1 एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसको हम कहेंगे R12। ठीक है, R12 कहेंगे। अब Q2 ने जब फोर्स लगाई 1 पर तो उसको हम कह सकते हैं F12।
द फोर्स, उसको हम कह सकते हैं F21, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में थी। सिमिलरली जो रेडियस कवर होगा Q1 का वो हमारे पास क्या आएगा R12। वो क्यों आएगा कि रेडियस कवर्ड बाय 1, ठीक है, टूवर्ड्स 2 ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज नंबर 2। यानी हम ये इजी वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जब चार्ज नंबर 2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है चार्ज नंबर 1 पर, तो वो एक स्पेसिफिक रेडियस कवर कर रहा है, तो वो रेडियस क्या होगा R12, क्योंकि फोर्स जो है वो सेकंड चार्ज ने लगाई है, तो F21। इसी तरह अगर हम कहें कि फोर्स पहले चार्ज ने फोर्स लगाई है सेकंड चार्ज पर, तो वो फोर्स होगी फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज, तो वो हो जाएगी F12, जो कि इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और उसका रेडियस जो कवर होगा वो कवर होगा रेडियस कवर्ड बाय सेकंड चार्ज टूवर्ड्स फर्स्ट चार्ज, यानी R21। जब सेकंड चार्ज ने फोर्स लगाई थी फर्स्ट चार्ज पर, तो उसको हमने कहा था द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, यानी F21। लेकिन अगर इन दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन थी, तो क्या हुआ कि जो फोर्स उसने लगाई थी, तो अगर ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस फोर्स की वजह से क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो जब अट्रैक्ट हुए तो रेडियस बना, पहला चार्ज सेकंड चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो R12। सिमिलरली अगर हम बात करें F21, यानी फर्स्ट चार्ज ने फोर्स लगाई सेकंड चार्ज पर, तो हम लोगों ने कहा कि चार्ज एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज, उसको हमने कहा F12, ठीक है। तो जब F12 लगा तो उसके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, तो सेकंड चार्ज अट्रैक्ट हुआ फर्स्ट चार्ज पर, तो रेडियस क्या बना R21, यानी सेकंड चार्ज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज। या अगर रिपल्शन हुई तो सेकंड चार्ज रिपेल्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। तो इससे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास गिवन बॉडीज़ की दो फोर्सेस बनेंगी। अब जैसे देखो, जब हमारे पास बन रही थी कि जब हम लोगों के पास सेकंड चार्ज ने लगाई थी फोर्स फर्स्ट चार्ज पर, तो उसने अगर वो अट्रैक्ट हुआ तो पहला चार्ज अट्रैक्ट हुआ था सेकंड चार्ज के ऊपर। या अगर आप इस इक्वेशन को इजीली इस तरह समझ सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन 1, यानी फोर्स सेकंड चार्ज ने लगाई फर्स्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उसने एक स्पेसिफिक रेडियस कवर किया, ठीक है। ये रेडियस है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि शो कर रहा है कि ये रेडियस किस तरफ डायरेक्टेड है। तो ये रेडियस कहाँ पर डायरेक्टेड है, फर्स्ट चार्ज का रेडियस है जो कि डायरेक्टेड है सेकंड चार्ज पर। वो क्यों, क्योंकि सेकंड चार्ज ने फोर्स लगाई है। इसी तरह अगर हम बात करें F12 की, तो F12 के केस में क्या हो रहा था कि फर्स्ट चार्ज जो था वो हमारे पास फोर्स लगा रहा था सेकंड चार्ज के ऊपर। जब फर्स्ट चार्ज हमारे पास सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा था, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसने एक स्पेसिफिक रेडियस कवर किया, द रेडियस कवर्ड बाय सेकंड चार्ज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज, यानी सेकंड चार्ज ने जो रेडियस कवर किया पहले चार्ज की वजह से, तो वो आया R21। तो ये हमारे पास बेसिकली दो फोर्सेस आ गई, F21 और F12, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड। तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पर आया कि जब सेकंड चार्ज हमारे पास फोर्स लगा रहा था फर्स्ट पर, तो रेडियस कवर हो रहा था फ्रॉम 1 to 2। सिमिलरली जब पहला चार्ज फोर्स लगा रहा था सेकंड पर, तब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो रेडियस था वो डायरेक्टेड था फ्रॉम 2 to 1। तो हम कह सकते हैं कि R12 इज़ नेगेटिव टाइम्स R21। ये हमने किस बेसिस पर कहा, ये हमने इन बेसिस पर कहा कि जब हम लोगों ने फोर्स लगाई थी फ्रॉम 2 to 1, तब इसकी डायरेक्शन थी फ्रॉम 1 to 2, और इस केस में ये डायरेक्शन थी 2 to 1, यानी यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पर 2 1 था, ऑपोजिट डायरेक्शन थी। जब चार्जेस हमारे पास ऑपोजिट थे, तो एज अ रिज़ल्ट यानी जब हमारे पास चार्जेस का रेडियस ऑपोजिट था, तो एज अ रिज़ल्ट जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन लेते हैं तो ऑलवेज़ वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर हम कहें कि हम इन दो का कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर बी का, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है और राइट हैंड साइड के बराबर है। तो जब हम लोगों ने ये चीज़ इसके बराबर ली, तो R12 किसके बराबर था, माइनस टाइम्स R21। मतलब कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये कहा कि R12 बराबर है माइनस टाइम्स R21 के, तो R12 की जगह हमने क्या प्लेस किया, हम लोगों ने यहाँ पर R12 की जगह
हम लोगों ने R21 प्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इस चीज़ को इससे रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस टाइम्स R21। अब माइनस साइन को हम के साथ लिख देते हैं क्योंकि ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस के Q1 Q2 आर स्क्वायर R21 बन गया। अब देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गई। जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यानी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गई तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम हो गई। तो F21 बराबर हो जाएगा F12 के। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस था, यहाँ पर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के साथ साइन था नेगेटिव और यहाँ पर साइन था पॉजिटिव। तो जब हम लोगों ने इस चीज़ को बराबर लिया इस चीज़ की रादर देन चार्जेस की, यानी हम लोगों ने इनके चार्जेस नहीं कंसिडर किए। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने चार्जेस के बगैर इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर किया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को। तो हमने कहा कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। या एक इजी मेथड हम ले लेते हैं, जब हम लोगों ने यहाँ पर R12 को रिप्लेस कर दिया था माइनस टाइम्स R21 के, तो ये चीज़ तो यहाँ पर यही चीज़ बन गई थी कि नहीं, और ये चीज़ किसके बराबर थी F12 के। तो हमने सिंपली इस चीज़ की जगह पर F12 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर साइन क्योंकि नेगेटिव था R21 की वजह से, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया F21 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F12 कि हमने कहा कि जब दोनों बॉडीज़ का रेडियस आपस में ऑपोजिट है तो उन दोनों की जो फोर्स होगी वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगी। इसी तरह हम लोगों ने फर्दर क्या कहा कि F21 इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q ऑन Q2, F12 इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 एंड Q1। Show then equation 11.4 shows that the two forces are same in magnitude but opposite in direction। तो जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने चार्जेस के जो रेडियस थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन थे, इसी तरह फोर्सेस भी आपस में ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी। ये चीज़ आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को समझा देता हूँ कि इस जगह पर हमने क्या किया है कि F12 और यहाँ पर रेडियस था R21। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर थी। हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि सिंस R12 इज़ नेगेटिव टाइम्स R21, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन थी ऊपर कि हमारे पास जो फोर्स एग्जर्ट हो रही थी सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज पर, तो रेडियस कवर हो रहा था फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज पर। हमने ये सिचुएशन रखी कि रेडियस क्योंकि दोनों बराबर थे लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन थे, तो हमने R12 को रिप्लेस कर दिया इससे, क्योंकि बीच में इक्वलिटी साइन था तो हम इनको रिप्लेस कर सकते थे। तो यहाँ पर नेगेटिव टाइम्स R21 आ गया, तो उस नेगेटिव साइन को हमने बाहर निकाल दिया, तो वो बन गया माइनस के Q1 Q2 आर स्क्वायर R21। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन ये किसके बराबर है F12 के, तो हमने इसकी बजाय ये चीज़ पुट कर दी, लेकिन वो माइनस साइन चूँकि बाहर था इसीलिए हमने कहा कि F21 बराबर है माइनस टाइम्स F12 के। इसी तरह हम लोग ने ये बात की कि इस इक्वेशन से हम लोग ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब सेकंड चार्ज ने फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, तो वो हम लोगों ने F21 ले ली। जब फर्स्ट चार्ज ने सेकंड चार्ज पर फोर्स लगाई तो हमने F12 ले ली। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर थी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन थी, जिसकी वजह से हमने साइन दिया नेगेटिव। फिर इसी तरह हम कहते हैं द कांस्टेंट K कैन बी जनरली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की फर्दर हम वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर हम बात करें परमिटिविटी क्या होती है, तो परमिटिविटी निकला है एक वर्ड परमिट से। तो परमिटिविटी का मतलब है कि द कैपेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इट इज़ नोन एज परमिटिविटी। मतलब कि अगर एक मीडियम है, ठीक है, वो इतना कैपेबल है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो अपने अंदर से पास कर सकता है, तो वो हमारे पास उसकी एक सर्टेन वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस हम कह सकते हैं वैक्यूम हम ले लें। तो वैक्यूम फ्री स्पेस बेसिकली वैक्यूम होता है कि हम वैक्यूम की जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो किस चीज़ के हमारे पास बराबर है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स एंड मीटर स्क्वायर इन्वर्स।
अब चूँकि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है, ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें के की वैल्यू मिलती है, क्योंकि हम लोगों को 4 भी पता है कि 4 की तो हमारे पास 4 वैल्यू है। अब हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.142857 समथिंग होती है, तो हम वो पुट कर दें और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये पुट कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ आएगा। लेकिन जो यूनिट्स होंगे, क्योंकि देखो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे पास इन्वर्स है के का, यानी के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स कूलम स्क्वायर, न्यूटन इन्वर्स, मीटर स्क्वायर थे, तो अगर हम न्यूटन इन्वर्स का ऑपोजिट लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन +1, मीटर -2 का इन्वर्स लें तो वो क्या आएगा, मीटर +2, और कूलम स्क्वायर का अगर हम इन्वर्स लें तो वो आएगा कूलम -2। अब हमारे पास केस आता है कि कूलम्स लॉ मटेरियल मीडियम में किस तरह बिहेव करता है। तो हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ मटेरियल मीडियम में किस तरह बिहेव करता है। कहता है कि द इक्वेशन 11.2 गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज़ एयर और वैक्यूम बिटवीन देम। अगर हम इक्वेशन 11.2 पर जाएं तो हमें ऐसी इक्वेशन दे रहा है जो कि एयर और वैक्यूम के लिए काम करती है, ठीक है। सेकेंडली कहता है कि अगर बट इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसुलेटर इज़ प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इट रिड्यूसेस द फोर्स। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान हम एक मटेरियल मीडियम रखते हैं जो कि एक इंसुलेटर है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द फोर्स। अब ऐसा क्यों होता है, अगर हम देखें तो इंसुलेटर जो होता है हमारे पास किसी भी बॉडी की अब जैसे दो चार्जेस हैं उसके दरमियान अगर हम एक इंसुलेटर डाल रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स को कम कर देता है। अगर एक बॉडी की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करेगा या नहीं करेगा, ये उस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। अब अगर इंसुलेटर को हम एज अ मीडियम के दरमियान रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जब इंसुलेटर एज अ मीडियम आ जाता है किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में, तो फोर्स हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस को इतनी मतलब कि वो इतनी तादाद से फोर्स नहीं लगा सकते जितनी कि वो लोग वैक्यूम में या फ्री स्पेस में लगा सकते थे। सिमिलरली हम कहते हैं कि परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है कि किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हमारे पास अफेक्ट करती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ मीडियम इज़ इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, जो कि हमारे पास आता है कि परमिटिविटी आता है कि यानी परमिटिविटी फोर्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जिन मीडियम्स की परमिटिविटी ज़्यादा होती है उनकी फोर्स पर एडवर्स अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स रिड्यूस हो जाती है। यही रीज़न है कि इंसुलेटर की हमारे पास परमिटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स को रिड्यूस कर देता है। कहता है द क्वांटिटी ई इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम कंपेयर्ड विद द permittivity of vacuum is called as the permittivity of dielectric constant ER for a particular insulator. Its ratio is given by ER is equal to E by epsilon naught. इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करनी पड़े, यानी कि अगर हम फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम रख रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि उसकी परमिटिविटी कितनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसका रेशो लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ या वैक्यूम के साथ। तो उससे हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या किसी भी पर्टिकुलर इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाता है या रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की मिल जाती है। कहते हैं कि ऑब्वियसली ई आर इज़ डायमेंशनलेस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फिज़िक्स में कि रेशोज़ हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, तो इस वजह से ई आर हमारे पास डायमेंशनलेस है। ये हमारे पास परमिटिविटी का टेबल है डिफरेंट वेरियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के लिए। वैक्यूम के लिए 1 होती है, एयर के लिए ये बेंजीन, ये सारी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स आ रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने इनको किन किन बेसिस पर कंपेयर किया है, फ्री स्पेस की बेसिस पर कंपेयर किया, इनका रेशो और फ्री स्पेस का रेशो लेकर। द फोर्स इन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी ई आर इज़ गिवन दिस। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अब हमारे पास जैसे ये है एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, और एप्सिलॉन नॉट को अगर हम उस साइड पर ले जाते हैं तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम एप्सिलॉन को रिप्लेस करते हैं तो एप्सिलॉन हमारे पास इधर किसके बराबर आ जाएगा, ई आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को हम इस साइड लेंगे। तो हम अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एप्सिलॉन नॉट और ई आर।
तो हम इससे एक और इक्वेशन भी निकाल सकते हैं जो कि इसकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, जो कि अगर हम देखें तो अगर हम इसमें से एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई और Q1 Q2 और R स्क्वायर को साथ लिख दें तो हमारे पास अकेला क्या रह जाएगा, ER। यानी हम इस इक्वेशन को कंबाइन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो उस केस में हमारे पास Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, F वैक्यूम के, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि यहाँ पर कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किस में आता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में। अब इस केस में हमने मीडियम कंसीडर किया था, इसलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर नहीं आया, उसकी जगह एप्सिलॉन आया है। अगर एप्सिलॉन नॉट होता है तो वो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, लेकिन अगर हमारे पास एप्सिलॉन आ जाए तो वो हमारे पास शो करता है कि किसी भी मटेरियल मीडियम को। तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी मटेरियल मीडियम के लिए फ़ोर्स मालूम कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ हमारे पास बन जाती है फ़ोर्स इन वैक्यूम, तो जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसको हमने बराबर ले लिया F वैक्यूम की, तो F वैक्यूम हमारे पास बराबर आ जा तो ये हमारे पास F वैक्यूम के बराबर आ जाएगा। तो F मीडियम इज़ इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन यहाँ से हम लोगों ने यही निकाला कि अगर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर जो था वो हमारे पास किसके बराबर था, फोर्स इन वैक्यूम, लेकिन हमने K की वैल्यू पुट कर दी थी यहाँ पर। जैसे कि हम अगर देखें तो हम लोगों ने K की यहाँ ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, उसमें हमने K की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये बन जाता है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और K की जगह अगर हम उसकी वैल्यू पुट करें तो F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो कि यहाँ पर बनेगा, और ये इक्वेशन हमारे पास वैक्यूम के लिए होती है। लेकिन हम एक अगर मटेरियल मीडियम पुट करते हैं तो मैंने जैसा पहले बताया कि हम एप्सिलॉन यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ से Q1 Q2 R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बराबर ले लिया फोर्स इन वैक्यूम के, तो ये हमारे पास आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन वैक्यूम, F वैक्यूम, और ER वैसे ही रहा है जो कि हमारे पास था रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम इस रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है इधर हम ले जाएँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये बन जाएगा F मीडियम मल्टीप्लाई बाय ER इज़ इक्वल टू F वैक्यूम, और F मीडियम को अगर हम वहाँ से जो F मीडियम जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर हम इसको इस साइड लें तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ER इज़ इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी जहाँ पर हमने ये कहा थी कि यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी होती है, हम लोग जब हम लेते हैं कोई मटेरियल मीडियम और उसको हम कंपेयर करते हैं किसी भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स और ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन मीडियम, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जब कि एक फ्री स्पेस होता है तब कितनी होती है, और अगर हम एक मटेरियल मीडियम प्लेस कर दें तब कितनी होती है। अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो हमारे पास आ जाएगा ER, जो कि हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस तरह आज का लेक्चर ख़त्म होता है, और मैंने आप लोगों को तकरीबन हर डिटेल कूलम्स लॉ से रिलेटेड दी है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो जिसमें आप लोगों को लगे कि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो फिर मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। और मुझे होप है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर